हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया सोनालिका पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा क्लास है वो यूजी सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। और यूजी के कोर्स में जो पेपर 6 है कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, उसके अंतर्गत आज हम लोग अमेरिका के जो न्यायिक सिस्टम है या वहाँ का की जुडिशरी जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमने अपने लास्ट क्लासेस में ब्रिटेन के बारे में पढ़ा था, ब्रिटेन की न्यायपालिका के बारे में पढ़ा था। आज के क्लास में हम लोग अमेरिका के न्यायिक व्यवस्था जो है या अमेरिका में जो न्याय पालिका है वो किस तरह से वर्क करती है, उसको किस नाम से जानते हैं, तो इसका अध्ययन करेंगे। तो अमेरिकी संघीय न्यायपालिका जो है वो उसका स्वरूप क्या है, उसके पास कौन सी शक्तियाँ हैं, उसे किस नाम से जानते हैं, ये सभी चीज़ें जो है हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। तो अमेरिका में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि यहाँ पे दोहरी न्यायपालिका की व्यवस्था है, ठीक है। और अमेरिका में प्रत्येक राज्य में अलग अलग न्यायपालिका है, ठीक है। और जो संघीय स्तर पर एक पृथक न्यायपालिका की भी व्यवस्था की गई है। संघीय लेवल पे एक पृथक न्यायपालिका है और प्रत्येक राज्यों की अपनी अपनी अलग अलग न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। अमेरिका में संघीय स्तर पर जो फेडरल लेवल पे जो है वो 3 श्रेणियों में न्यायालय को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। उसमें पहला जो है वो है जिला न्यायालय, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। दूसरा जो है अपीलीय न्यायालय, जिसको कहते हैं कोर्ट ऑफ अपील्स। और तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय, जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो जिला न्यायालय जो है, जो पहला हमने पढ़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बारे में, तो संघीय स्तर पे हम पढ़ रहे हैं। ये याद रखिएगा कि संघीय स्तर पर अमेरिका के संघीय स्तर पर जो न्यायपालिका की व्यवस्था है वो उसके 3 स्वरूप है। पहला जिला न्यायालय, दूसरा अपीलीय न्यायालय और तीसरा सर्वोच्च न्यायालय। तो जिला न्यायालय संघीय न्यायपालिका की जो है वो सबसे निचली स्तर होती है या सबसे छोटी इकाई जिसको हम कह सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं जिला न्यायालय। जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इन न्यायालयों को केवल जो है वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार ही प्राप्त होते हैं। किसी प्रकार का अपीलीय क्षेत्राधिकार इनको प्राप्त नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय कानूनों को तोड़ने से संबंधी सभी मुकदमे जिला न्यायालय में चलाए जाते हैं। जो भी संघीय न्यायालय से संबंधित जो भी रूल रेगुलेशन अगर ब्रेक होता है, टूटता है, तो उससे संबंधित जो है जो कार्रवाई होती है, जो मुकदमे होते हैं, वो आपको जिला न्यायालय में ही चलाए जाते हैं। जिला न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो होता है, जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन जिसको बोलते हैं, वो नौसेना, दिवालियापन, पेटेंट, कॉपीराइट, डाक खाने के कानून, नागरिक अधिकारों और आदि के संबंध में विस्तृत होते हैं। जिला न्यायालयों के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय में की जाती है और ये पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका को 11 न्यायिक भागों में बांटा गया है। और प्रत्येक अपीलीय न्यायालय में 3 से 9 तक, मतलब 3 या 9 न्यायाधीश जो हैं वो होते हैं, रह सकते हैं। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं। तो मतलब 3 से लेकर 9 तक इतने न्यायाधीश रखने का प्रावधान है, उनकी नियुक्तियों का प्रावधान है। न्यायाधीशों की नियुक्तियां जो है वो सब राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अपीलीय न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो है वो प्राप्त नहीं है और इन्हें सिर्फ जिला न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध, जिला न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त होता है। मतलब इनको क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इनको सिर्फ जो जिला न्यायालय से जो मुकदमे जो अपील में आते हैं उन्हीं को देखने का, सुनने का अधिकार होता है। अधिकांश मुकदमे में इन अपीलीय न्यायालयों के निर्णय अंतिम होते हैं, जिन पर मुकदमे में अपीलीय न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान, कानूनों तथा संधियों के विरुद्ध घोषित कर देता है, उसमें अभियुक्त को उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार होता है। अगर वहाँ पे उसको खारिज कर देता है, उसको विरुद्ध घोषित कर देता है, संधियों के विरुद्ध या जो कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध अगर है तो उसको घोषित कर देता है अगर, तो आगे जो है वो अपीलीय न्यायालय
जो है वो उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार रखता है। अमेरिका में संघीय स्तर पर सबसे जो ऊंचा न्यायालय है उसको हम लोग बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1789 में हुई थी अमेरिका में। और सर्वोच्च न्यायालय में कुल 9 जज होते हैं, जिनमें से एक जो होता है वो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और जो 8 लोग जो होते हैं वो न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन इन नियुक्तियों की पुष्टि जो है सीनेट, जो वहाँ का सीनेट है, ऊपरी सदन है, के द्वारा होना आवश्यक होता है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जीवन भर जो है अपने पद पर बने रह सकते हैं, परंतु 70 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद वे अपनी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त भी हो सकते हैं या अवकाश प्राप्त करने का उन्हें अधिकार होता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कांग्रेस जो है वो, कांग्रेस मतलब वहाँ की संसद को कांग्रेस बोलते हैं। मैंने अपने पिछले क्लासेस में बताया था आपको, जब हम लोग वहाँ के पार्लियामेंट के बारे में, वहाँ के कांग्रेस के बारे में अध्ययन किया था। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कांग्रेस महाभियोग के द्वारा जो है वो इम्पीचमेंट जो होता है महाभियोग, उसके माध्यम के द्वारा हटाया जा सकता है। और दोनों सदनों के 2/3 मेजोरिटी या बहुमत द्वारा किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। प्रतिनिधि सदन में 2/3 बहुमत से आरोप लाया जाता है और इसके पश्चात सीनेट न्यायालय के रूप में आरोपों की जो है वो जांच करती है, या प्रतिनिधि सभा 2/3 से प्रस्ताव पारित कर देता है तो न्यायाधीश को पद से हटना पड़ता है। तो ये उनको उनके पद से पदच्युत करने या हटाने की केस से संबंधित था। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का अधिवेशन जो है, सर्वोच्च न्यायालय का अधिवेशन प्रतिवर्ष जो है वो अक्टूबर के प्रथम सोमवार को आरंभ होता है और प्रायः अगले वर्ष जून माह के पहले तक चलता रहता है। और मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का विशेष अधिवेशन जो है वो बुला सकता है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक शक्तियां प्राप्त होती हैं और इसके क्षेत्राधिकार बहुत ही विस्तृत होते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय होती है उसकी शक्तियाँ काफ़ी व्यापक होती हैं और इन्हें जो है वो विशेष क्षेत्राधिकार भी जो है वो प्राप्त हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक या मौलिक क्षेत्राधिकार 2 प्रकार के होते हैं। वैसे मुकदमे जिनका प्रभाव जो है वो राजदूत होते हैं, मंत्रियों तथा विदेशी प्रतिनिधियों पर पड़ता है, सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही उनकी सुनवाई जो है वो की जाती है। और इसके अतिरिक्त ऐसे विवाद जिन्हें संघ अथवा राज्यों के मध्य विवाद, संघ राज्य तथा राज्यों के मध्य विवाद सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। किसी संघीय कानून या संधियों को भी यदि राज्य के न्यायालय अवैध घोषित कर दे, कोई भी राज्य का जो न्यायालय है उसे अवैध घोषित कर दिया गया हो, तो भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। और इसके अतिरिक्त राज्यों के उच्च न्यायालयों के वैसे निर्णय के विरुद्ध भी अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, जिसमें उच्च न्यायालय अपील की अनुमति देता है। जिसमें उच्च न्यायालय अपील की अनुमति देगा उस वैसे मामलों में भी की जा सकती है, चाहे वो किसी संधियों से रिलेटेड हो या कोई किसी मुकदमे से रिलेटेड हो, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अधिकार जो है, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन का जो है महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार प्राप्त है। और इस अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय संघीय कांग्रेस तथा राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों तथा संधियों, कार्यपालिकाओं या राज्य कार्यपालिकाओं द्वारा निकाले गए आदेशों की संवैधानिकता की जांच करता है एवं संविधान के प्रतिकूल पाए जाने पर इसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इस न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के अंतर्गत उसे अवैध भी घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का जो अधिकार है अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को संविधान द्वारा प्रदान नहीं किए गए थे, बल्कि एक केस था 1803 में एक केस आया था मार्बरी बनाम मेडिसन
का जो केस था, मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और यह सिद्धांत अमेरिका में प्रतिपादित हुआ था। अमेरिका के जो एक न्यायाधीश थे जॉन मार्शल, उन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कभी कभी एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। मारबरी किस केस में हुआ था और किसने किया था? तो मारबरी बनाम मेडिसन जो मुकदमा था की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका का लिखित संविधान इस सिद्धांत का समर्थन करता है कि यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध हो तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। अमेरिका में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत कानून की उचित प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पर आधारित है। कानून की उचित प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पर आधारित है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करता है तथा संविधान की रक्षा करता है। सर्वोच्च न्यायालय है, उसको यह अधिकार है कि वह जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखे गए आर्टिकल्स हैं, जो भी बातें लिखी गई हैं, उसकी व्याख्या कर सकता है और संविधान की रक्षा करने का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न लेखों के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय जो है वो विभिन्न लेखों के माध्यम से नागरिकों के मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करता है और इस प्रकार अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार जो हैं वो काफ़ी विस्तृत हैं। और जस्टिस हज ने अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा था कि अमेरिकी जनता संविधान के अधीन अवश्य रहती है, परंतु संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं, जिसकी व्याख्या न्यायाधीश करते हैं। जस्टिस फ्रैंक कटर के शब्दों में उन्होंने कहा था, उच्चतम न्यायालय ही संविधान है। अनेक विद्वानों ने इसे कांग्रेस का तीसरा सदन, थर्ड चैम्बर ऑफ कांग्रेस के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इस तरह से अमेरिका में जो है का जो सर्वोच्च न्यायालय है, अमेरिका की जो संघीय न्यायालय है, पहले जैसे कि मैंने बताया कि इसमें दोहरी न्यायपालिका पाई जाती है, राज्यों के लिए अलग और संघ के लिए अलग। और जो संघीय न्यायपालिका जो है वो 3 भागों में विभाजित होती है, जिला न्यायालय, अपीलीय न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। और जिला न्यायालय इसका सबसे निचला स्तर होता है और उसके बाद जिला न्यायालय में जो भी मुकदमे आते हैं उसको अपीलीय न्यायालय में अपील की जा सकती है। और अपीलीय न्यायालय को सिर्फ अपील किए हुए केसेस को देखने का अधिकार है, क्षेत्राधिकार उसका और अलग नहीं है। और जो तीसरा है वो सर्वोच्च न्यायालय, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको यहाँ के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। कोई भी जो कानून जो चाहे वो संघीय न्यायालय के द्वारा बनाए गए हों या राज्य स्तर के न्यायालय के बनाए गए हों या कोई संधियाँ की गई हों, उसकी संवैधानिकता की जांच जो है वो करने का पावर सर्वोच्च न्यायालय रखता है और उसको असंवैधानिक घोषित और अगर वो कानून के अनुसार नहीं है तो उसे वो असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति भी रखता है। और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून की उचित प्रक्रिया, एक रूल ऑफ लॉ जो कानून बनाए गए उसके अनुसार प्रक्रिया होना, और एक होता है कि प्रक्रिया, उसके लिए कौन सी उचित प्रक्रिया है, सही तरीका क्या है, उसके आधार पर कानून की जो है वो व्याख्या और करना या कानून का संरक्षण करने का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। इसको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के साथ साथ लोगों के मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करने का अधिकार है, संविधान की रक्षा करने, उसकी व्याख्या करने का अधिकार है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अमेरिकी न्यायालय है या अमेरिकी संघीय न्यायालय है उसको ब्रिटेन की अपेक्षा काफ़ी अधिक शक्तियाँ, व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं और उसमें जो विशेषकर जो उसमें न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है जो इसकी गतिशीलता को दिखाता है कि ज़रूरत पड़ने पर जो है अपने निर्णयों को दोबारा से जांच करने का जो है अधिकार है, ताकि लोगों का जो अधिकार है, उनका जो मानवाधिकार है, उनका जो राइट्स है, उनकी जो स्वतंत्रताएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिल सके, उन्हें न्याय मिल सके और इसके तहत जो है पूरे देश में शांति व्यवस्था को बनाए रखने में जो
न्यायपालिका है इसकी एक महत्वपूर्ण रोल होती है। तो ये था अमेरिका का जो संविधान है उसके बारे में हमने अमेरिका का जो संघीय न्यायपालिका है उसके बारे में हमने चर्चा की। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने प्रश्न उसमें रख सकते हैं। आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।